जेएनयू के प्रोफेसर्स जो इंडिया में एलिटिस्ट लोग होंगे, उनके बच्चों को यहाँ पर 5% का कोटा दिया जा रहा है। सवाल है कि क्या यहाँ पे लगातार जो वर्कर्स को पक्की नौकरी नहीं दी जा रही है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है, क्या उन वर्कर्स के बच्चों को यहाँ पर उस 5% में जगह मिलेगी? पहली बात, पूरा नेपोटिज्म का जिस तरीके से हम देखते हैं कि वीसी की बेटी यहाँ पर पढ़ा रही हैं, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन 20-20 साल से भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी पक्की नौकरी नहीं है। तार उनकी नौकरियों को कच्चा किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी बोल देती है कि ये हमारे एम्प्लॉय ही नहीं है, और इनको लगा कि यूनियन के रहते ये अपनी मनमर्जियाँ नहीं कर पाएंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाएंगे, कॉरपोरेट की दी हुई मशीनें जो फजूल खर्ची है वो नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने हमें रस्टिकेट किया। और जितना वो अपने आप को विश्व गुरु कहते जाते हैं, उतना ही उनका जो करेज है एक स्टैंड लेने का, वो कम होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेएनयू के गेट पर, और यहाँ पर आज हमारी खास मेहमान है जेएनयू की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, और इनसे हम खास बातचीत करेंगे। जो 5% पेरेंटल कोटा आया है, जो कि आजकल बड़े विवाद और चर्चा में भी है, तो जरा इस पे बात करेंगे और साथ के साथ जानेंगे कि भारत की विदेश नीति जेएनयू के पर्सपेक्टिव से कैसी रहने वाली है। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। शुक्रिया। अदिति जी, जो 5% पेरेंटल कोटा वाला जो है पूरा मामला, वो मामला क्या है? आसान भाषा में समझना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसने जो उनकी मीटिंग से जो नए मिनट्स हमें देखने को मिले, उसमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि 5% एडमिशन्स में जो है यहाँ के एम्प्लॉयज़ को जो है एम्प्लॉयज़ के वार्ड्स को कोटा दिया जा रहा है, जिसमें एक जानिए कि प्रोफेसर्स जो जेएनयू के प्रोफेसर्स जो इंडिया में, इंडिया की डेमोग्राफी में वन ऑफ द एलिटिस्ट लोग होंगे, उनके बच्चों को यहाँ पर 5% का कोटा दिया जा रहा है। और उसमें एम्प्लॉयज़ शब्द यूज़ है, लेकिन उसमें हमारा सवाल है कि क्या यहाँ पे लगातार जो वर्कर्स को पक्की नौकरी नहीं दी जा रही है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है, क्या उन वर्कर्स के बच्चों को यहाँ पर उस 5% में जगह मिलेगी? पहली बात। और जो कि हमको पता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस समय यूनिवर्सिटी बोल देगी कि ये तो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि जो नॉन ऑफिस स्टाफ हैं, जो ऑफिस स्टाफ हैं, और जो प्रोफेसर्स हैं, जिनके बच्चे बचपन से ऐसे एलीट एटमॉस्फेयर में, इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर में पले बड़े होंगे, क्या वो साथ में compete कर पाएंगे? तो ये पूरी तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, जहाँ पे इन्हीं प्रोफेसर्स के बच्चे इन्हीं सेम स्पेस में ये लोग अपना पूरा नेपोटिज्म का, जिस तरीके से हम देखते हैं कि वीसी की बेटी यहाँ पर पढ़ा रही हैं बिना किसी सिलेक्शन कमेटी के रिपोर्ट के, बिना किसी एलिजिबिलिटी के, उसी तरीके से यहाँ पे लगातार, मतलब अगर 500 स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन होता है, उसमें से 25 प्रोफेसर्स के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि वो कंपटीशन ही बिल्कुल से अनफेयर होगा। उसमें चौकीदार का बच्चा शामिल नहीं है? चौकीदार का हुआ, सफाई कर्मचारी को, यानी ग्रुप डी के जितने भी कर्मचारी हैं उनके बच्चे शामिल नहीं? बात वही है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको वो अगर वो 20-20 साल से भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी पक्की नौकरी नहीं है। जो मेस वर्कर्स हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, लगातार उनकी नौकरियों को कच्चा किया जा रहा है, नए परमानेंट स्टाफ नहीं लाए जा रहे हैं। तो वही जो बात मैंने पहले कही कि आराम से यूनिवर्सिटी जब भी ये अपने अधिकारों के लिए भी क्लेम करते हैं, यूनिवर्सिटी बोल देती है कि ये हमारे एम्प्लॉय ही नहीं हैं। तो ये तो दो तरफ की मार खाते हैं। कंपनी बोलेगी कि जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से बोल देती है कि ये हमारे एम्प्लॉय थोड़ी है। तो ये जो है एक टेनिस मैच चलता है जिसमें वर्कर्स फंसे रहते हैं, और ये बिल्कुल एक एलिटिस्ट पॉलिसी है। और इसका कनेक्शन जो हमारा रस्टिकेशन यूनियन का हुआ है, आउट ऑफ बाउंड्स जो किया गया है, उसके बाद तमाम चीज़ें तिहाड़ तक का जो सफ़र, इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड, क्योंकि ये यूनियन इनके आंखों में इसलिए खटकता था क्योंकि यूनियन इन सब चीज़ों के सामने खड़ा रहता था। ऐसी पॉलिसीज़ लाना इनके लिए आसान नहीं था। और अभी भी ये बाकी लार्जर पब्लिक को समझना चाहिए कि एक तो महंगा कर रहे हैं शिक्षा को, और ऊपर से ऐसी पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं जहाँ पे अमीर के ही बच्चों को और फ़ायदा मिले। लेकिन अभी भी
हम इनके रस्टिकेशन से या किसी भी इनके ऑर्डर से डरते नहीं हैं। इन्वेस्टिगेशन वाला क्या मामला है? फरवरी के महीने में हमारे सारे यूनियन ऑफिस बियरर्स को रेस्टिकेट कर दिया गया था, आउट ऑफ बाउंड्स कर दिया गया था, क्योंकि उसका अभी हमें सीधा का सीधा नतीजा दिख रहा है कि बेसिस पे किया था? ये जो हमारी लाइब्रेरी है जिसमें आप जाके देखेंगे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर या कहीं का भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे जिसकी हालत एकदम खस्ता है, उसमें ये 20-20 लाख रुपए जो कॉरपोरेट इनको दे रही है, कॉरपोरेट बोल रही है कि ये मशीन लगाओ तो ये मशीन लगा रहे हैं, तो उनके इशारों पे चल रहे हैं। और स्टूडेंट्स जब बोलते हैं कि हमसे पूछिए, हमारे स्पेसेस हैं, वो ये नहीं कर पा रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। और इनको लगा कि यूनियन के रहते ये अपनी मनमर्जियाँ नहीं कर पाएंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाएंगे, कॉरपोरेट की दी हुई मशीनें जो फजूल खर्ची है वो नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने हमें रस्टिकेट किया और अब उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन इनको हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी जो सिर्फ़ और सिर्फ अमीर परस्त हो, ये यहाँ पर लागू नहीं होगा और उसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं और उसका कड़ा विरोध करेंगे। बिल्कुल। आपके पहले भी जैसे कई प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, विरोध के मामले में जेएनयू का जो है डंका बजता है कि भैया जेएनयू का डिसीज़न एक अपने में क्षमता रखता है, ताकत रखता है कि जेएनयू ने अगर कहा है, जेएनयू के छात्रों ने अगर कहा है तो बड़ा ही सोच समझ के जो है कहा होगा। अगर यहाँ पे ये लॉ पास हो जाता है या फिर कहीं 5% वाला कंटिन्यू चलता रहता है तो उसके बाद जेएनयू की प्रेसिडेंट क्या करेंगे? नहीं, पहली बात तो जो ईसी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो भी ऐसी दूसरी बॉडीज़, एकेडमिक काउंसिल या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होना लाजमी था, वहाँ पे कई सालों से इन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाना बंद कर दिया है। ईसी में ये पास कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है जो संघ से रिक्रूट किए हुए प्रोफेसर्स लगातार भरे जा रहे हैं 10 साल से। तो मतलब भाजपा का यहाँ भी हाथ है, मतलब कहीं संघ का? 10 साल से पूरी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो यहाँ जेएनयू के पीछे लगी हुई है, तो बिल्कुल आरएसएस के कहने पे ही लगी हुई है, क्योंकि यहाँ की सस्ती शिक्षा उनको खलती है और बिल्कुल उसके बाद रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ में, हर चीज़ में उनका हस्तक्षेप है। वो इस यूनिवर्सिटी को एकदम बदहाल करना चाहते हैं, खोखला करना चाहते हैं, लगातार फंड्स काट के रखा हुआ है, यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए फ़ंड नहीं है। वही बात है कि कॉरपोरेट जो फ़ंड देती है उस हिसाब से यहाँ पे मशीनें लाई जाती हैं। स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट के रोज़मर्रा के जीवन में क्या रिक्वायरमेंट्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। और वही फिर रिक्रूटमेंट भी उस हिसाब से होते हैं, वो प्रोफेसर्स कितने एलिजिबल हैं, स्टूडेंट्स को कितना पढ़ा पाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी और सब्जेक्ट के से आपने कई बार तो ऐसे लोग जो भी पीएचडी जिनकी पूरी नहीं हुई है, वो दूसरे सेंटर में प्रोफेसर लगा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं और यही लोग वहाँ पे जाएंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठते हैं, इनकी मेजॉरिटी होती है और ऐसे घटिया पॉलिसीज़ ये लोग लागू करवाते हैं। तो इसी से ये पास हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच में ये अभी आया है और स्टूडेंट यूनियन और जो जेएनयू का टीचर्स एसोसिएशन भी है, जो एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी रखता है, वो भी इसका विरोध कर रहा है और स्टूडेंट यूनियन भी और स्टूडेंट्स भी इसका विरोध कर रहे अच्छा, हैं। तो मतलब प्रोफेसर और टीचर का एक तबका जो है विरोध कर रहा है, बाकी फ़ायदा तो उस तबके को भी हो रहा होगा, उनके बच्चे भी तो पढ़ रहे होंगे। फ़ायदा प्रिविलेजेस का आप कितना, आपकी समझदारी है कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं, वो होना और उसको किस तरीके से उपयोग करना। आप एक प्रोफेसर होके इसकी मुखालफत भी कर सकते हैं कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जो मार्जिनलाइज तबके से स्टूडेंट्स आते हैं, जो कैंपस में जो वर्कर्स हैं, अगर ऐसा कुछ लागू भी होता है तो जो वर्कर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके बच्चे वैसी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनको मिलनी चाहिए। और वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव खेमे से आने वाले लोग इसका विरोध करेंगे, चाहे वो प्रोफेसर ही क्यों ना हो। और ऐसे लोग जो चाहेंगे कि वो उनकी सत्ता यहाँ बरकरार रहे, वो यहाँ पे पढ़ाएं, उनके बच्चे यहाँ पे आराम से पढ़ लें और उसके बाद वो यहाँ पे प्रोफेसर भी बन जाए, वो लोग मिलकर ये कानून लागू किए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब ये आपसी में कर लिया कि भैया पूरा मट्ठा मट्ठा जो है बांट देंगे, सब में मलाई हम खा लेंगे, कुछ ऐसा ही। अच्छा।
अब ज़रा जेएनयू का मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि अभी जानते हैं कि जैसे ईरान अमेरिका इसराइल की जो है वॉर चल रही है, ऐसे में अभी कुछ 2-3 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा जो है एक जहाज़ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहा था, उसे पहले परमिशन दे दी गई थी, लेकिन उसे परमिशन के बावजूद वहाँ रोक दिया गया, उस पर गोलीबारी भी। उसके बाद एस जयशंकर ने जो है वहाँ पर समन भी जारी किया और उन्होंने इसकी निंदा भी की। जेएनयू के प्रोस्पेक्टिव से भारत की विदेश नीति क्या है और क्या सुधार उसमें हो सकते हैं? तो बहुत जो हमारा इतिहास रहा है, एक आज़ादी के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही कह सकते हैं ग्लोरियस इतिहास ही रहा है कि ग्लोबल साउथ कहें या थर्ड वर्ल्ड कहें, थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ में एक लीडरशिप का हम पोजीशन रखते थे। इंडिया का सॉफ्ट पावर बहुत मजबूत था और जो भी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो हमें उस नज़र से देखती थी। वो मुकाम इंडिया ने हासिल किया था। अभी हम देखते हैं कि जब से हमारे नए प्रधानमंत्री, जो कि अब बहुत पुराने, उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, वो जब से आते हैं और जितना वो अपने आप को विश्व गुरु कहते जाते हैं, उतना ही उनका जो करेज है एक स्टैंड लेने का, वो कम होता जा रहा है। हम उस देश से आते हैं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो भी आप नाम दें इस देश को, वो देश ऐसा रहा है कि जब ग़ुलाम देश से हम तुरंत आज़ादी पाए थे, उस समय भी पॉलिटिकल स्फीयर में, इंटरनेशनल स्फीयर में हमने मजबूती से वॉर्स की निंदा की है। हमने मजबूती से, अभी तुरंत आज़ाद हुए थे तब वी वर द फर्स्ट कंट्री टू बॉयकॉट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका। हमने जुल्मतों के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है। वियतनाम वॉर के समय तब भी हमारे पास हमारे देश में भूखमरी थी, फिर भी अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान ने आवाज़ उठाई थी, निंदा की थी अमेरिका की। उस जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री या ग्लोबल साउथ की कंट्री वियतनाम थी, उस पर एक तरफ़ा असॉल्ट चल रहा था, उसके ख़िलाफ़ अमेरिका की निंदा की गई। या स्विस कैनाल पे जब यूके, फ्रांस वगैरह अटैक करते हैं, इजिप्ट के साथ युद्ध छेड़ते हैं, तब भी हिंदुस्तान ने एक स्टैंड लिया था। और हम देखते हैं कि लगातार ये जो करेज है इंडिया का, वो ख़त्म हो रहा है। हम देखते हैं कि जो हमारा हमेशा से एक मॉरल स्टैंड था फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होने का, कि जिस साल हमने आज़ादी पाई उसके एक साल बाद फ़िलिस्तीन को ग़ुलाम किया जाता है, वहाँ के लोगों को उनके गांव से भगाया जाता है। एक टेररिस्ट इज़राइल का जो ज़ायनिस्ट स्टेट है, वो वहाँ के लोगों को खदेड़ता है उनके घरों से, वहाँ पे एक सेटलर कॉलोनी बनाता है। उस समय भी इंडिया जो है लगातार फ़लस्तीन के साथ खड़ा होता है, और अब वो इंडिया नहीं खड़ा हो पा रहा है। और अब ईरान के साथ भी हम यही देखते हैं कि जब ईरान में युद्ध की शुरुआत होती है और एक बच्चियों के स्कूल पे 150 से ज़्यादा लड़कियां, 2 बार वहाँ पे बॉम्ब डाला जाता है, इतनी सारी लड़कियों की मौत होती है, उसकी भी निंदा कई दिनों बाद होती है। वो भी एक साफ सुथरे शब्दों में निंदा नहीं कर पाते हैं, एक स्टैंड नहीं ले पाते हैं साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़। एक और चीज़ मैं जो जोड़ना चाहूँगी कि जो एक राष्ट्रवाद की बात होती है हमारे देश में, बहुत एक नेशनल एंटी नेशनल का एक बाइनरी जो क्रिएट किया जा रहा है। जब हम अपने आज़ादी की लड़ाई में जो शामिल हमारे शहीद थे, जब हम उनकी तरफ से देखते हैं, उनकी पर्सपेक्टिव देखते हैं नेशनलिज्म पे, राष्ट्रवाद पे, तो वो एक राष्ट्रवाद था जो साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ खड़ा राष्ट्रवाद था, जो कि उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ बना हुआ एक राष्ट्रवाद था। और आज हम देखते हैं कि किस तरीके से इम्पीरियल सबसे बड़ा इम्पीरियल फोर्स है अमेरिका, उसके उंगलियों पे नाच रहे हैं हम, उसके ख़िलाफ़ बोल नहीं पा रहे हैं हम। और इसमें जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है पूंजी का। हम देखते हैं कि अंबानी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अंबानी टिकट खरीद के पैसा देकर ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप के इनॉग्रेशन पार्टी में या जो भी था वो जाते हैं। तो ये जो पूंजी का जो हस्तक्षेप है इसमें पूरे फॉरेन पॉलिसी में, कि अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इनका जो पैसा आता है अडानी से, अंबानी से, उनका पैसा रिलेटेड है यूएस से हमारे रिश्तों से, इज़राइल से हमारे रिश्तों से। जाकर वहाँ पे डांस कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या था वो, और अमेरिका के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो दिस इज़ अ फेलियर ऑफ आवर पॉलिसी एंड इट इज़ वेरी शेमफुल कि एक ग्लोरियस तो नहीं कहेंगे बट एक अच्छे
पास से हम यहाँ पर आ गए हैं, जब हमारा ईरान वॉज अ कंट्री जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। अदिति जी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आप थोड़ी घबराई हुई सी लग रही हैं। पता नहीं, सीधा सीधा जो है स्टैंड नहीं ले रही हैं। आप कह रही हैं पता नहीं मुझे क्या था वो, ऐसी तो आप थी नहीं। आपसे दूसरा सवाल करता हूँ मैं कि पाकिस्तान जैसा, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, वो समझौता करवाने के लिए आगे हो जाता है, क्या भारत नहीं हो सकता था? भारत की क्या मदद? अब वो तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ट्रम्प के साथ, तो वो बताएंगे कि क्या हो गया ऐसा कि पाकिस्तान के पास, जो कि पाकिस्तान को इन लोगों ने कई बार मुंह की खिलाई है, जैसा कि ये कहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फेलियर रहा है कि वही बात है कि जहाँ पे हम एक लीडरशिप क्लेम करते थे, जहाँ पे अब यूक्रेन युद्ध इन्होंने क्लेम किया था, एक पूरा मीम चला था कि युद्ध रुकवा दी पापा, तो अब कहाँ है इनका स्टैंड? तो हमें पता है कि ये सिर्फ कॉरपोरेट और इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस के इशारों पे नाच सकते हैं, इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। जहाँ से पूंजीपतियों को फ़ायदा मिलेगा, ये उस तरीके से उस तरफ जाएंगे, और हिंदुस्तान के पक्ष में इनका कोई हमारे लोगों के पक्ष में इनका कोई स्टैंड नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, लोग जो जिनको गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, अभी मज़दूर इतना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि असल में खाने तक को पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ी है। लेकिन वो तो बताते हैं कि जो है भैया पाकिस्तान से जो है फर्जी मैसेज आया था। मुझे तो ये मतलब मुझे तरफ से तो कि पाकिस्तान की तरफ से भैया फर्जी मैसेज आया था, जिसकी वजह से मजदूर जो है आपस में जो है प्रोटेस्ट करने लगे। आपस में प्रोटेस्ट करने लगे। तो क्या ये इस ईरान के युद्ध से पहले ही पानीपत, सूरत में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, उसके बाद बिहार के बरौनी से लेके अब दिल्ली के एनसीआर में, बनारस में, हर जगह साउथ में इतना प्रोटेस्ट। तो मुझे नहीं लगता, जितना ये अपने डिजिटल इंडिया को मजबूत समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना मज़दूरों के पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो उनके पास इतना वक्त है। 14-14, 18-18 घंटे भी इनको काम करना पड़ता है। कोई भी मज़दूर आप पूछेंगे तो वो कभी ये नहीं बोलेगा उसका फुल टाइम कोई जॉब है। उसके पास हमेशा कोट एंड कोट पार्ट टाइम जॉब ही रहता है, क्योंकि उसको एक साथ कई जॉब्स करने पड़ते हैं महीने के कुछ 10-15 हज़ार कमाने के लिए। तो उनके पास मुझे नहीं लगता इतना फजूल का वक्त है कि वो कॉन्स्पिरेसी करें। असल में लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, तब जाकर वो सड़कों पे निकले हैं। और अगर ये चीज़ आती है कि भैया जो है फेक जो है एसएमएस आया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है इन्फॉर्मेशन गई थी, तो फिर तो डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं फेल है पूरी तरीके से, कि जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। देयर हैव बीन वीडियोज़ जहाँ पर ये दिख रहा है कि खुद स्टेट, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, जब भी मज़दूर लड़ते हैं तब ऐसा एक तो जो वायलेंस का जो एक नज़रिया होता है कि वायलेंट कौन होता है, गरीब तबके को हिंसात्मक दिखाना बहुत आसान हो जाता है। जब भी जो मज़लूम गरीब पिछड़े अपनी आवाज़ उठाते हैं ना, तो उनको बोल दो कि ये तो बस हिंसा कर रहे हैं। या फिर जब फार्मर्स प्रोटेस्ट था तो सड़क ब्लॉक कर दिया, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इतना ना तो उनके पास उनका इतना कुछ स्टेक पे है कि वो ऐसा कदम या तो पहली बात उठाएंगे क्यों, और दूसरी बात कि मीडिया का अटेंशन कब उनके पास जाता है, मीडिया कब उनके बारे में बात करती है। तो पहली बात तो अपने ही लोगों को, एंड ये एक पूरा पैटर्न लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि जब भी कोई अपनी आवाज़ उठाने के लिए लड़ता है, तब उसको कोई ना कोई एक टैग पकड़ा दिया जाता है कि या तो आप खालिस्तानी हो, या तो आप पाकिस्तानी एजेंट हो, चाइनीज़ एजेंट हो, एंटी नेशनल हो, अर्बन नक्सल हो। लेकिन लोगों को अब थोड़ी अपने सोचने की दिशा बदलनी चाहिए। अदिति जी, आखिरी में मेरे दो सवाल हैं। एक मेरा सवाल है और दूसरा किसी और का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला मेरा सवाल है कि जेएनयू में कई नारे जो है मेघा लावरिया बताती हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, सारी चीज़ें जो है आज़ादी के जो नारे लगते रहे हैं। तो मेघा लावरिया हैं एक, हाँ, देखा मैंने उनको। बिल्कुल। तो मैं जब उनका इंटरव्यू ले रहा था तो वो कह रही थी कि जेएनयू के लोगों को जो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इससे आज़ादी, उससे आज़ादी, तो लठ मार के आज़ादी देंगे। अच्छा, हाँ, उनसे वो थोड़ा सा पढ़ ले। उनका एक बेहतरीन इंटरव्यू किया था किसी ने, जिसमें उनको अच्छे से, मुझे लगता है एक अच्छा लेसन उनको मिला होगा उससे, कि उनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है।
इतिहास थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लें, थोड़ी सोशियोलॉजी पढ़ लें, तो उनको शब्दों की परिभाषा समझ में आएगी और उनको समझ में आएगा जो इतना वो फुटेज खा रही हैं, जो इतना कुछ वो बोल पा रही हैं एक महिला होकर, वो किन लोगों के संघर्षों से वो बोल पा रही हैं, जो कंधे पे चढ़कर जो नारे लगा रही हैं। अगर जिस चीज़ की वो क्या कहें, जिस चीज़ को वो सपोर्ट करती हैं, इनकरेज करती हैं, उसके हिसाब से जो इंग्लिश में कहा जाता है गेट बैक टू द किचन या मेक मी अ सैंडविच, उनका वही रोल है, वही उनका प्रॉपर रोल है उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से नहीं, बहुत बेहतरीन है कि वो बाहर निकल कर जीन्स पैंट पहन पा रही हैं, जबकि इसी देश में अभी भी 2-3 साल पहले की बात है, एक लड़की को बनारस से जहाँ मैं आती हूँ, वहाँ पे उसके खुद के परिवार वालों ने जीन्स पहनने के लिए पुल से फेंक दिया था मार के, और ये बिल्कुल सच है। तो अब वो थोड़ी अपनी समझदारी डेवलप करें, उनको वो ये भी अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि मुझे ये सब नहीं पढ़ना है, जो उनके दिमाग को ख़राब कर दे, लेकिन उनको खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि दिमाग है, इंसानी दिमाग है, इतना कमज़ोर नहीं है कि ऐसे बहक जाएगा। खुद की समझदारी का इस्तेमाल करें, थोड़ा पढ़े लिखें और अपने अपने हकों को जानें और जानें कि किन लोगों ने उन अधिकारों के लिए लड़ा है, चाहे वो घर से बाहर निकल पा रही हैं, चाहे मैं यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू दे रही हूँ, ये अपनी वजह से नहीं दे रही हूँ। मेरे पीछे कई महिलाएं, कई पुरुष भी, कई ट्रांसजेंडर लोग जिनका अधिकार भी छीन लिया गया है, वो लड़े हैं मेरे लिए, मेरे से पहले उन्होंने ये रास्ते बनाए हैं जिस पे चल के मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और मेरा तो ये मानना है कि अगर जेएनयू में लोग कहते हैं कि जातिवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी जो कहते हैं, तो मेरे सामने प्रेसिडेंट जो है पंडित नहीं खड़ी होती हैं अभी, गलत नहीं होगा? देखिए, ब्राह्मणवाद जो वर्ड है, अब जब हम यूरोप में या फिर अमेरिका की बात करते हैं तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि जो वहाँ की आइडियोलॉजी है, वाइट सुप्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, रेसिज्म, बट रेसिज्म में भी वाइट सुप्रीमेसी, जो वहाँ से एक जो चाहे वो पेट्रियार्की उस सोसाइटी के किस तरीके से डिफाइंड होगी, चाहे वहाँ का जो लेबर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिफ़ाइन होगा, वो सारी चीज़ें उस एक आइडियोलॉजी से डिफ़ाइन होती हैं। आप देखिए कि जो मज़दूरों के साथ हो रहा है, ये जो श्रम शक्ति नीति, लेबर कोड आने से पहले श्रम शक्ति नीति करके एक पॉलिसी लाती है सरकार, और उसमें खुले शब्दों में लिखा जाता है कि मनुस्मृति के बिना पर ये बनाए गए हैं। तो और जब हम देखते हैं कि ना उनको मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं, शिक्षा इतनी महंगी की जा रही है, तो वो वैसा स्ट्रक्चर बरकरार रखना चाहते हैं जो वो मनुस्मृति, जिसमें सबका इस समाज में एक पोजीशन है, और कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, कौन पढ़ पाएगा, कौन नहीं पढ़ पाएगा, किसको मजदूरी करना, किसका काम करना, मजदूरी करना इस सरकार के हिसाब से और उसी इस सामाजिक ढांचे के हिसाब से आपका कर्तव्य है, आपका कर्म और धर्म है, जो अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप गुलामी नहीं करेंगे, आप अगर अधिकारों की बात करेंगे, तो आप अपने धर्म और कर्म के खिलाफ जा रहे हैं। तो वो ढांचा हमें समझने की ज़रूरत है, और वो एक आइडियोलॉजी, तो नोबडी इज़ टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर कास्ट, और किसी भी एक पर्टिकुलर जाति को या किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है, एक समझदारी और एक सामाजिक ढांचे के खिलाफ बोला जा रहा है। तो आखिर में जो है हमें यही समझ आया कि भैया ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण जाति नहीं है, पार्थ पाठक या अदिति मिश्रा नहीं है। ब्राह्मणवाद का ये मतलब है कि भैया जो कास्टिज्म, जो पोजिशनाइजेशन चलता हुआ आ रहा है, उसको जो है दूर करना, कि आप ये हैं तो यही करेंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और बेस्ट पार्ट क्या लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। धन्यवाद।